ये प्रश्नावली थर्ड है, संख्याओं के साथ खेलना। यानी संख्याओं के साथ किस तरीके से खेलेंगे, इसमें जोड़बाकी नहीं आएगी, कुछ और पैटर्न है वो यहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे लैसे में ऐसे मिल सकता है या और तरह की चीज़ें यहाँ पर मिल सकती हैं। जैसे अगर ये क्या दे रखी है, यहाँ पर ये जो चीज़ दे रखी है ऊपर से नीचे जब हम गिनते हैं, क्या गिनते हैं, ऊपर से नीचे, तो इसको बोलते हैं हम कॉलम। कॉलम यानी स्तंभ, यानी इसको बोलते हैं स्तंभ, या पर बोल सकते हैं कॉलम। और हम अगर लेफ्ट से राइट देखते हैं, यानी कि बाएं से दाएं जब गिनते हैं इसको, बाएं से दाएं, तो ये कितनी है, 1 2 3 4 5 और 6, यानी 6 है। तो इसको हम बोलेंगे पंक्तियाँ। क्या बोलते हैं, पंक्तियाँ। तो यहाँ पर इसके अंदर ये जो चित्र दिख रहा है, इसके अंदर क्या है, 6 पंक्तियाँ हैं और एक स्तंभ है, यानी कि ऊपर से नीचे देख रहे हैं तो एक ही स्तंभ है। जैसे हम एक और चित्र बनाए, यहाँ पर ये चित्र बनाए, तो इसमें कितने स्तंभ हैं, स्तंभ हैं इसमें 3। कैसे, ऊपर से देखते हैं। और अगर इसमें पूछे पंक्तियाँ कितनी हैं, तो पंक्तियाँ कैसे देखेंगे, हम इधर से देखेंगे, लेफ्ट से राइट, 1 और 2, ये यहाँ पर पंक्तियाँ हैं, 2 पंक्तियाँ और 3 स्तंभ हैं। इसी तरीके से हम यहाँ पर देखें, जैसे इसमें हम देखें कितने स्तंभ, स्तंभ हैं, 2 स्तंभ हैं, और पंक्तियाँ कितनी हैं, 1 2 3, 3 को गुणा करके कुल कंचों की संख्या निकाल सकते हैं। कुल कंचों की संख्या है और 3 पंक्तियाँ हैं, तो कितनी हो जाएगी, 6 कंचे हो जाएंगे। इसी तरीके से यहाँ पर हम देखें, प्रत्येक पंक्ति में 3 कंचे दे रखे हैं यहाँ पर, और पंक्तियों की संख्या कितनी दे रखी है, 2। तो जैसे 1 2 3, 3 तो कंचे दे रखे हैं प्रत्येक पंक्ति में, 1 2 3, और 2 पंक्तियाँ हैं, 1 और 2। तो इनको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी लास्ट वाली संख्या इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगा, 2 इंटू 3 यानी कि 6। तो ऐसे हमें कुल नंबर ऑफ जो कंचे हैं वो हम निकाल सकते हैं, यानी कुल कंचों की संख्या हम निकाल सकते हैं। अब मान लीजिए यहाँ पर एक ही लाइन दे रखी है, तो कुल कंचों की संख्या कितनी होगी, सिर्फ इनको सबको गिन लेंगे, 1 2 3 4 5 6, तो 6 कंचों की संख्या होगी। अब हम देखते हैं विभाजकता के नियम, यानी कि गुणनखंड और गुणज हम देखते हैं। जैसे 4 को पूरी पूरी विभाजित करने वाली संख्या क्या होगी, 4 से विभाजित होगी। तो 4 से विभाजित होने वाली संख्या है वो हम क्या देख सकते हैं कि 4 से विभाजित होने वाली संख्या कौन सी होती है, 8। 8 में 4 का भाग चला जाता है, 12 में 4 का भाग चला जाता है, और 4 में भी 4 का भाग चला जाता है। इसी तरीके से हम 4 को देखते हैं किस तरह चला जाता है, 1 का भाग सभी संख्याओं में चला जाता है, और भाग हमारा जाना चाहिए पूरा पूरा, पूरा पूरा भाग मतलब कि शेषफल हमारा क्या रहना चाहिए, 0 रहना चाहिए। तो हम 4 में भाग देख करके देखते हैं, 4 में किसका भाग देंगे, 4 में हम 4 तक किसी भी संख्या का भाग देते हैं, 1 2 3 4, इन चारों का भाग देकर देखेंगे 4 में पूरा पूरा जा रहा है नहीं जा रहा। तो सबसे पहले देखते हैं 1 का भाग, 1 का भाग 4 में दिया तो 4 बार जाएगा, यानी कि 1 का भाग पॉसिबल है, 1 का भाग जा सकता है। 2 का भाग देंगे 4 में, 2 का भाग 4 में देंगे तो 2 बार जा सकता है, यानी कि पॉसिबल है, यानी कि पूरा पूरा भाग चला जाएगा। तो पूरा पूरा नहीं जाएगा, शेषफल हमारा क्या बच जाएगा, 1 बच जाएगा, एक शेषफल बचे, खंड नहीं होगा। और 4 का 4 में भाग देंगे तो 1 बार जाएगा, और यहाँ पर शेषफल 0 बचेगा। तो हमको हम ले लेते हैं, जैसे 1 का भाग दिया तब 0 बच रहा है, 2 का भाग दिया तब 0 बच रहा है, और 4 का भाग दिया तब 0 बच रहा है। तो यहाँ पर 3 संख्या 1 2 4 का भाग देंगे तो शेषफल हमें कितना बच रहा है, 0 बचा हुआ है। तो इसका मतलब 4 के गुणनखंड क्या है, 1 2 और 4 है। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, 4 के गुणनखंड को 1 2 4। तो इसके 3 गुणनखंड बनेंगे, क्या 3 गुणनखंड बनेंगे, 1 तो 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2 लिख सकते हैं, 1 4 को लिख सकते हैं 1 इंटू 4 लिख सकते हैं, 1 4 को हम लिख सकते हैं 4 इंटू 1। तो ये क्या होंगे, गुणनखंड होंगे, यानी 4 का पूरा पूरा भाग जा सकता है। तो ये 4 की गुणनखंड कहलाएंगे। तो गुणनखंड की परिभाषा क्या होगी, किसी संख्या का गुणनखंड है उसका एक पूरा पूरा विभाजक होता है। जैसे कि 4 है, 4 में 1 का भी भाग चला जाता है, 2 का भी भाग चला जाता है, और 4 का भी भाग चला जाता है। कभी भी 4 का गुणनखंड है 4 से ज़्यादा नहीं होगा, हमेशा कम होगा, क्योंकि हम कम का ही भाग देते हैं, ज़्यादा का भाग हम नहीं देते हैं। तो यहाँ पर हमें 1 से 50 तक की संख्या
दिखाई गई है तो हमें यहाँ पर इस तरीके से लिखना है। 1 से 50 तक की संख्या ये पूरी कंप्लीट है। अब इसमें हम देखें कि कौन कौन सी संख्या किस किस से विभाजित है। जैसे यहाँ पर हम निर्णय लें कि सबसे पहले कौन खेलेगा, यानी यहाँ पर गेम दिया गया है। गेम क्या है? एक खेल है, दो व्यक्तियों को मान लेते हैं ए और बी के द्वारा ये खेला जा रहा है। इसमें 50 कार्डों की आवश्यकता है जिन पर 1 से 50 तक की गिनतियाँ लिखी हुई है। सबसे पहले स्टार्ट करता है ए। मान लीजिए ए पहले खेलता है। वह मेज से एक बोर्ड उठाता है और अपने निकट रख लेता है। मान लीजिए इस बोर्ड पर 28 लिखा है, तो ए क्या करता है, सबसे पहले इस बोर्ड में से, यानी 1 से 50 तक की जो गिनती लिखी हुई है इसमें से सबसे पहले अपने पास में उठा लिया सबसे पहले 28। तो यहाँ पर ए लिख दिया हमने और ये पहले नंबर पर ये काम किया है इसने, तो इसने 28 को उठा लिया है। अब दूसरा आता है बी का नंबर। खिलाड़ी बी है, अब ये सभी कार्ड उठा सकता है जिन पर एक के कार्ड पर लिखी संख्याएं के गुणनखंड लिखे हैं और उन्हें अपने निकट एक ढेर में रख सकता है। जैसे कि 28 के गुणनखंड जो लिखे हुए हैं, यानी 28 का जिस जिस संख्या में भाग जा सकता है, यानी 28 के अंदर किस किस का भाग जा सकता है, 2 का भाग 28 के अंदर चला जाता है, 3 का नहीं जाता है, 4 का नहीं जाता है, 5 का नहीं जाता है, 6 का नहीं जाता है, 7 का चला जाता है और 14 का चला जाता है। तो 3 संख्याएं यहाँ पर भी उठा सकता है। कौन कौन सी संख्या उठा सकता है? एक तो 28 के अंदर 1 का भाग चला जाता है, 28 के अंदर 7 का भी भाग चला जाता है, 28 के अंदर एक 14 का भाग चला जाता है। तो इन 3 संख्याओं को कौन उठा सकता है? वी उठा सकता है, यानी बी के पास ये 3 संभावना है। 1 को उठा सकता है, 7 को उठा सकता है और 28 को उठा सकता है। तो ये किसका है? गुणनखंड है। यहाँ पर 14 को भी उठा सकता है, तो ये 28 के गुणनखंड है। अब फिर खिलाड़ी बी है, मैच पर रखे कार्डों में से एक कार्ड उठाता है और अब मैच पर बचे कार्डों में ए वे सभी कार्ड उठा सकता है जिन पर बी के कार्डों की संख्या के गुणनखंड है। यानी कि बी अब क्या करता है? बी अब इनमें से क्या उठा देता है? मान लो 35 उठा लेता है। क्या उठा लेता है? ए का नंबर है, बी ने तो उठा लिया यहाँ पर 1 7 14 28। अब ए वापस से उठाता है, मान लो दूसरे नंबर पर ए किसको उठाता है? 35 को उठाता है। तो बी क्या करेगा? यहाँ पर 35 में जिन जिन संख्याओं का भाग जा सकता है उन सबको ये उठा सकता है। तो 35 में किस किस का भाग जा सकता है? एक तो पहले ही उठा लिया गया है, तो एक को तो अब उठाएगा नहीं। तो 35 में भाग जा सकता है, 5 का भाग जा सकता है और 7 को पहले ही उठा लिया गया है तो 7 को भी नहीं उठाएगा। तो यहाँ पर 5 और 7 का ही भाग जा सकता है 35 में, फिर डायरेक्ट यहाँ पर 35 का ही भाग जा सकता है, यानी कि यहाँ पर 5 का भाग जा सकता है। तो ये 5 का भाग जा सकता है यहाँ पर, तो ये 5 को उठा लेगा। इस तरीके से हमें गुणनखंड है यहाँ पर अलग करने हैं। मान लीजिए ए किसको उठा लेता है? ए 40 को उठा लेता है तीसरे नंबर पर। जब ये गेम खेलते हैं तो ए 40 को उठा लेता है। ए 40 को उठाएगा तो 40 के गुणनखंड जो भी हैं उनको कौन उठा सकता है? बी। अब बी क्या क्या उठा सकता है? जिस जिस संख्या का 40 में भाग जा सकता है। तो कौन कौन सी संख्या का 40 में भाग जा सकता है? तो यहाँ पर 40 में 8 का भाग जा सकता है, 10 का भाग जा सकता है और यहाँ पर 20 का भी भाग जा सकता है। तो ये 8, 10 और 20 उठा सकता है। तो इस तरीके से ये गेम चलेगा यहाँ पर। अब यह खेल तब तक जारी रहता है जब तक कि सभी कार्ड उठा लिए ना गए हों। अब ए अपने पास रखे कार्डों पर लिखी संख्याओं को जोड़ता है और बी भी अपने पास रखे कार्डों की लिखी संख्या को जोड़ता है और जिन खिलाड़ियों का योग अधिक होगा उसे ही जीता हुआ माना जाएगा। तो कार्डों की संख्या को बढ़ाकर इस खेल को और रोचक बनाया जा सकता है, यानी कि हम इस खेल को मिलकर के खेल सकते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलेगा? इससे हमें पता चलेगा कि कौन सी संख्या है किसका गुणनखंड होती है। क्या होती है? गुणनखंड होती है। अब नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर, जैसे कि ये 45, 30 और 36 इसके संभावित गुणनखंड हमें ज्ञात करने हैं। 45, 30 और 36 के संभावित गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं? तो गुणनखंडों के बारे में पता करने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको तोड़ने का कोशिश करेंगे। यानी 45 को तोड़ने की कोशिश करेंगे, 30 को तोड़ने की कोशिश करेंगे और 36 को तोड़ने की कोशिश करेंगे। तो कैसे तोड़ सकते हैं? यहाँ पर 45, 30 और 36, यानी 45 को तोड़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर सबसे पहले भाग देते हैं 2 का, तो 2 का भाग नहीं जाएगा इसके अंदर। 2 का भाग कौन कौन सी संख्याओं में जा सकता है? जिनके अंदर अंत में 2, 4, 6, 8 या 0 हो। तो 2, 4, 6, 8, 0 में से कोई भी अंक नहीं है, यहाँ पर 5 है, इसलिए यहाँ पर 2 का भाग नहीं जाएगा।
फिर हम 3 का भाग देते हैं। 3 का भाग कैसी संख्या में जा सकता है? जिन संख्याओं के योग में 3 का भाग चला जाता है। तो योग यानी 5 और 4 दोनों का योग कितना है? 9। 9 में 3 का भाग सकता है, यानी कि 45 में 3 का भाग चला जाएगा। तो 3 का भाग 45 में दिया कितना बार जाएगा? 15 बार। फिर 15 है, 15 में योग क्या हो रहा है? 1 + 5 यानी 6 हो रहा है, तो 6 में भी 3 का भाग चला जाता है। तो फिर इसमें 3 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 5 बार। अब 5 में किसका भाग जाएगा? अब सिर्फ 5 का ही भाग जाता है, तो ये आ जाएगा 0, यानी कि 5 एकम 5, एक बार भाग जाएगा। जब तक 1 नहीं आता है तब तक हम इसको गुणनखंड करते जाते हैं। तो 45 का गुणनखंड क्या होगा? 3 × 3 × 5, तो ये 45 का गुणनखंड है। 3 × 3 × 5। इसी तरीके से हम गुणनखंड किसका लिख सकते हैं? 30 का लिख सकते हैं, क्योंकि 30 में हम भाग देते हैं तो सबसे पहले भाग जाएगा 2 का, क्योंकि अंत का अंक क्या है? 0, और अंत का अंक 0 है, यानी 2 के विभाजकता के नियम में दे रखा है कि इकाई का अंक 2, 4, 6, 8, 0 हो तो 2 का भाग जा सकता है। तो 2 का भाग 30 में कितनी बार जाएगा? 15 बार जाएगा। अब इकाई का अंक 5 है और ये क्या है? 15। 15 में किसका भाग जा सकता है? 6, यानी जोड़ते हैं तो 6 आ रहा है, यानी 3 का भाग जा सकता है। तो 3 का भाग देंगे तो 3 पंजे 15, यानी 5 बार जाएगा। फिर 5 का भाग देंगे तो 5 एकम 5, तो इसका गुणनखंड क्या हो सकता है 30 का? 2 × 3 × 5। तो इस तरीके से हम गुणनखंड निकालेंगे। अब क्या करना है हमें नेक्स्ट, कि ये गुणनखंड हो जाएगा। इसी तरीके से गुणनखंड हम 18, 21, 24 के इन सबके गुणनखंड हम निकाल सकते हैं। अब प्रत्येक संख्या का एक गुणनखंड होता है, एक एक का सब में भाग एक है, प्रत्येक संख्या का गुणनखंड माना जाता है। अब एक और हम देखते हैं क्वेश्चन दूसरा, क्या 7 स्वयं का एक गुणनखंड हो सकता है? तो 7 है, 7 का 7 में भाग चला जाता है, इसलिए 7 भी खुद का गुणनखंड हो सकता है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 7 × 1 के रूप में लिख सकते हैं। 10 के बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्योंकि 10 का गुणनखंड क्या हो सकता है? 2 × 5 भी हो सकता है, 10 × 1 भी हो सकता है, 1 × 10 भी हो सकता है। तो ये गुणनखंड हो सकते हैं 10 के। 15 के बारे में आप क्या सोचते हैं? तो 15 के गुणनखंड करके देख लेना है। 15 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? 15 में हमने भाग दिया, 2 का जाएगा नहीं, 3 का देंगे, 3 पंजे 15, और फिर 5 का देंगे, 5 एकम 5, यानी 3 × 5 गुणनखंड हो सकता है, 15 × 1 गुणनखंड हो सकता है, 1 × 15 गुणनखंड हो सकता है। तो देख, प्रत्येक संख्या स्वयं अपना एक गुणनखंड होती है, ये भी हम कह सकते हैं। 16 के गुणनखंड हम करते हैं तो 16 के गुणनखंड क्या मिलते हैं हमें? 1, 2, 4, 8, 16। कैसे मिलते हैं? 16 में भाग देते हैं, किसका भाग? अंत में क्या है? 6, तो 2 का भाग जा सकता है, 2 × 16। 2 का दिया कितनी बार जा सकता है? 4 बार जा सकता है। फिर 2 का दिया कितनी बार जा सकता है? 2 बार जा सकता है। फिर 2 का दिया कितनी बार जा सकता है? 1 बार जा सकता है। तो ये गुणनखंड कितने आ रहे हैं? ये गुणनखंड आ रहे हैं 2 × 2 × 2 × 2। का अगर गुणनखंड पूछे तो क्या होगा? जैसे 16 का गुणनखंड पूछा है तो इसका 2 आंसर तो फिक्स है। कौन कौन से? एक तो 1 × 16, एक गुणनखंड तो ये होगा। एक 16 × 1, एक गुणनखंड ये होगा। जो भी संख्या दी हुई है उसको 1 से गुणा करना है दोनों तरफ से, यानी पहले 1 को रख के गुणा करना है, फिर 16 को रख के गुणा करना है। तो एक गुणनखंड तो ये हो गया। दूसरा गुणनखंड यहाँ पर ये हो गया, कौन सा? 2 × 2 × 2 × 2। तो ये गुणनखंड है, ये गुणनखंड नहीं माना जाएगा। कैसे नहीं माना जाएगा? क्योंकि यहाँ पर हम इसको तोड़ेंगे अलग संख्याओं में। 2 × 2 करेंगे 4, और 2 × 2 करेंगे 4, तो 4 × 4 एक गुणनखंड हो गया। एक क्या करेंगे हम? इन तीनों को गुणा करेंगे, यानी 2 × तो 8 × 2 करेंगे, एक ये गुणनखंड माना जाएगा। तो इस तरीके से 2 गुणनखंड ये और होंगे, 4 × 4 और 8 × 2। 1, 2, 17 और 34, क्योंकि 2 करते हैं तो 34 आता है, और 1 × 34 करते हैं तो 34 आता है। और यहाँ पर हम देखें ये दोनों गुणनखंड इसके हो जाएंगे। तो सबसे बड़ा गुणनखंड कौन सा है? सबसे बड़ा गुणनखंड 34 में यहाँ पर क्या है? 34 गुणनखंड है, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या है वो सबसे बड़ा गुणनखंड माना जाएगा। और बाकी गुणनखंड कौन कौन? इसी तरीके से हमें 64 के लिए देखना है। 64 के लिए सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा? तो सबसे बड़ा 64 का गुणनखंड जो होगा उसमें 64 में हम किसका भाग दे सकते हैं? तो 32 दूनी 64 होता है, यानी इसका सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा? 64 का 32 सबसे 27 तिया 81 होता है। 56 का सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा? 56 का सबसे बड़ा गुणनखंड होगा 28, क्योंकि 28 दूनी 56 होता है। तो इस तरीके से सबसे बड़ा गुणनखंड होगा। जैसे 16 का सबसे बड़ा, तो इस तरीके से सबसे बड़ा गुणनखंड आप पता कर सकते हैं। सबसे बड़ा गुणनखंड एक ये और तरीका है, ये तो क्या होगा? 8 है, या फिर 28 है 56 के लिए, 81 है 27, 81 के लिए 27 है।
ये बड़े से छोटा है। एक तो खुद संख्या अपनी सबसे बड़ी गुणनखंड होती है। जैसे 34 का पूछे सबसे बड़ा गुणनखंड क्या होगा? 34 होगा। 17 का पूछे तो 17 ही होगा। 56 का पूछे तो 56 ही होगा। लेकिन ये सेकंड हाईएस्ट गुणनखंड है, यानी दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड है ये 28। ये 27 भी यहाँ पर 81 के लिए दूसरा सबसे बड़ा गुणनखंड है। तो एक दी गई संख्या का प्रत्येक गुणनखंड उस संख्या से छोटा या उसके बराबर होता है। यानी कि कोई भी संख्या हमें दी, मान लो 40 हमें दिया, इसका गुणनखंड हमें निकालना है। तो इसका गुणनखंड या तो ये खुद होगी संख्या 40, या फिर इससे 20 हो सकता है इसका गुणनखंड, और 5 भी हो सकता है इसका गुणनखंड, 8 भी हो सकता है इसका गुणनखंड। यानी जिन जिन का इसमें भाग जाएगा वो सभी गुणनखंड होंगे। जैसे 76 के गुणनखंड की बात करें, 76 के गुणनखंड की संख्या 5 है। अब गुणनखंड की संख्या 5 कैसे है, गुणनखंड की संख्या कैसे निकालते हैं? 76 की बात करें, 76 में मान लीजिए हमने भाग दिया किसका? 2 का। कितनी बार जाएगा? ये जाएगा 2 तिया 6, 1 और 30 बार। फिर 2 का भाग दिया हमने, कितनी बार जाएगा? 19 बार। और फिर 19 का भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। तो गुणनखंड क्या हो गया यहाँ पर? इसके गुणनखंडों की संख्या 5 कैसे हो गई? एक तो 76 इंटू ये गुणनखंड हो गया इसका, हो गया इसका 4, तो 4 इंटू 19 हो गया। एक गुणनखंड इसका ये हो जाएगा, 19 और 2 को गुणा करेंगे, यानी कि 38 इंटू 2, ये गुणनखंड हो जाएगा। तो ये कितने हो गए? 4 गुणनखंड हो गए। और एक टू 2, यानी कि ये कितना हो जाएगा? पूरा 76 हो जाएगा। तो ये इस तरीके से टोटल गुणनखंडों की संख्या कितनी है? 76 के गुणनखंडों की संख्या 5 है। 1, 2, 3, 4 और 5। तो ये 5 गुणनखंड इसके हो सकते हैं। इस गुणनखंड में कि कितने गुणनखंड है ये हमें पता करना है। तो यहाँ पर यहाँ पर आपको इन संख्याओं को गुणनखंड करने में होगी। तो क्या कठिनाई है, उसको सॉल्व कैसे करेंगे हम? एक दी गई संख्या की गुणनखंडों की संख्या की, उसमें हमें कुछ ना आता है। ये नहीं है कि उसके इतने सारे गुणनखंड हो जाए कि जिनको हम गिन ही ना सके। हो सकता है गुणनखंडों की संख्या ज्यादा हो जाए, लेकिन हम उनको गिन सकते हैं। जैसे 7 के गुणज क्या क्या है? 7 के गुणज क्या क्या है? 7 के गुणज क्या है? 7, 14, 21 साथ जोड़ते जाते हैं 77, फिर 7 और जोड़ देंगे तो 84, फिर 7 और जोड़ देंगे तो 91। इस तरीके से बढ़ते जाएंगे। तो हम यहाँ पर प्रत्येक 7 से कि किसी भी संख्या का जो गुणनखंड होता है, यानी कि गुणनखंडों की जो संख्या होती है, वो ऐसे बढ़ती जाएगी। यानी फाइनाइट होगी लेकिन बढ़ती जाएगी। जैसे 6 के लिए चेक करें तो 6 के लिए क्या हो सकता है? 6 का पूरा पहाड़ा हो जाएगा 6, 12, 18, 24, 30, 36, और 36 के बाद में 42, 48, 54 और 60, फिर 66। एक गुणज है उस संख्या से क्या होता है? बढ़ गुणनखंड जो होता है संख्या से छोटा होता है, और जो गुणज होता है वो संख्या से क्या होता है? बड़ा होता है। संख्या से बड़ा और गुणनखंड क्या होता है? संख्या से छोटा। ये हमें यहाँ से पता चल गया। अब 5 के गुणज हम लिख सकते हैं। 5 के गुणज क्या हो सकते हैं? 5 को मल्टीप्लाई करके जो जो संख्या हमें प्राप्त हो रही है, जैसे 5 का गुणज तो 10 हो गया। 5 इंटू 5 25 हो गया। तो यहाँ पर दी हुई संख्या की गुणजों की संख्या यहाँ पर क्या रहती है? इनफाइनाइट रहती है। यानी गुणजों की संख्या हम आगे बढ़ते जाते हैं और ये सूची कभी समाप्त नहीं होती है। तो ऐसे हम कहेंगे कि ये इनफाइनाइट होते हैं। गुणजों की संख्या क्या होगी? इनफाइनाइट होगी। क्या 7 के स्वयं का एक गुणज है? तो 7 में 7 का भाग जा सकता है, यानी 7 खुद का गुणज है। हम इसकी जांच भी कर सकते हैं। प्रत्येक संख्या है स्वयं का एक गुणज होती है। जैसे 48 की बात करें, 48 क्या खुद का गुणज है? 48 में 48 का भाग जा सकता है, यानी कि 48 खुद का गुणज है।
अब जैसे 6 के गुणनखंड दे रखे हैं, 6 के गुणनखंड हो सकते हैं, क्या क्या हो सकते हैं? 6 के गुणनखंड हम देखें, 6 के अंदर 6 खुद का एक गुणनखंड है, और जिससे जोड़कर हम देखते हैं 1 2 3 और 6, इन सब का गुणनखंड है, क्योंकि 6 और ये सबको जोड़ेंगे तो 6, तो 6 प्लस 6 कितना हो रहा है? 12। तो यानी कि 1 2 3 6 ये सभी इसके गुणनखंड हैं। तो 6 को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं? यहाँ पर जो 12 हमें मिल रहा है, 6 के गुणनखंडों का योग है, ये क्या है? 12। तो ये 12 कैसे मिल सकता है? 6 को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 12 मिल जाएगा। इसी तरीके से हम संख्याओं जैसे 28 के सभी गुण होते हैं, तो 28 के गुणनखंड कौन कौन से हैं? 28 में 1 का भाग जा सकता है, 28 में 2 का भाग जा सकता है, 28 में 4 का भाग जा सकता है, 28 में 7 का भाग जा सकता है, 28 में 14 का भाग जा सकता है, और 28 में 28 का भाग जा सकता है। अगर हम सबको जोड़ेंगे तो कितना आता है? 56 आएगा। तो यहाँ पर हम इनको सबको जोड़कर चेक नहीं करेंगे, डायरेक्ट ही 28 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो आंसर क्या आ जाएगा? 56। यानी हमसे पूछा जाए कि 28 के गुणनखंडों को जोड़ने पर कितनी संख्या प्राप्त होती है, तो हम क्या करेंगे? डायरेक्ट इसको 28 को 2 से गुणा कर देंगे, तो 56 आंसर आ जाएगा। इसी तरीके से हम कह सकते हैं कि वह संख्या जिसके सभी गुणनखंडों का योग उस संख्या का दुगना हो एक संपूर्ण परफेक्ट नंबर कहलाती है। जैसे कि 6 और 28 क्या है? संपूर्ण संख्याएं हैं, यानी जोड़ने पर उसका दुगना प्राप्त हो जाता है। तो 6 और 28 क्या कहलाएंगी? हमारी संपूर्ण संख्या कहलाएंगी। जैसे 10 की बात करें, क्या 10 संपूर्ण संख्या है? अब देखें हम जैसे 68 के सभी गुणनखंड देखते हैं, 68 के कौन कौन से गुणनखंड हो सकते हैं। तो 68 में किस किस संख्या का भाग जा सकता है? वो सभी 68 के गुणनखंड होंगे। तो गुणनखंड चेक करने के लिए हमें क्या करना होगा? 68 में सारी संख्याओं का भाग देकर चेक करना होगा। सबसे पहले हम 2 का भाग देकर चेक कर लेते हैं। 2 का भाग 68 में देते हैं, कितनी बार जाएगा? 34 बार जाएगा। तो एक गुणनखंड तो हो गया 34। फिर 34 में हम 2 का भाग देकर चेक कर देते हैं। 2 का भाग देंगे 34 में, कितना आएगा? 17। तो 17 भी एक इसका गुणनखंड हो गया। एक इसका 68 का गुणनखंड क्या हो सकता है? 68 का गुणनखंड यानी 2 और 2, ये 4 का भाग देके देख लेते हैं। 4 का भाग 68 में देंगे तो गुणनखंड क्या होगा? 4 का भाग देंगे तो ये पूरा पूरा जाएगा, यानी 17 चौको 68, यानी 4 भी इसका गुणनखंड हो सकता है। और 68 का गुणनखंड क्या हो सकता है? एक 17 इंटू 4 भी हो सकता है। तो ये 4 गुणनखंड होते हैं। एक तो 17 इंटू 4, एक 4 इंटू 17 हो सकता है, एक 2 इंटू 34 हो सकता है, एक 68 इंटू 1 हो सकता है। क्योंकि 4 और 17 की बात करें, 4 और 17 यहाँ पर भी आ गया है और 4 और 17 यहाँ पर भी आ गया है। इस प्रकार अगर हम 68 के सभी गुणनखंड देखें तो क्या क्या हो सकता है? 1 का भाग चला जाता है, 8 का चला जा सकता है, 2 का 4 का चला जाता है, 2 का चला जाता है, 17 का चला जाता है, 34 का चला जाता है और 68 का चला जाता है। तो गुणनखंडों की संख्या कितनी होगी? 1 2 3 4 5 6। तो 6 टोटल यहाँ पर गुणनखंड इसके 68 के होंगे। इसी तरीके से 36 के गुणनखंड हम ज्ञात कर सकते हैं। 36 के गुणनखंड कैसे ज्ञात कर सकते हैं? पहली बात कि 36 का गुणनखंड ज्ञात करना है तो 36 इंटू 1, ये 36 गुणनखंड हो गया। फिर 2 से हम देख लेते हैं, 2 इंटू 18, तो ये दूसरा गुणनखंड हो गया। 3 से हम देख लेते हैं, 3 इंटू 12, ये 36 का तीसरा गुणनखंड हो गया। और फिर 4 इंटू 9, यानी कि ये चौथा गुणनखंड हो गया। और 5 का इसमें भाग नहीं जा रहा है, फिर 6 का भाग जा रहा है, 6 इंटू 6, तो ये 36 गुणनखंड हो गया। यानी कितने गुणनखंड हो गए? एक। यानी कि यहाँ पर 36 के गुणनखंड कौन कौन से हो सकते हैं? दोनों गुणनखंडों में हम देखें 6 विद्यमान है, जैसे कि 5 यहाँ पर टोटल गुणनखंड होंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं, कौन कौन से आ रहे हैं यहाँ पर? 1 आ रहा है, 2 आ रहा है, 3 आ रहा है, 4 आ रहा है और 6 आ रहा है, 9 आ रहा है यहाँ पर, और 12 आ रहा है, और 18 आ रहा है, और 36 आ रहा है। ये 36 के गुणनखंड होंगे। अब हम देखें जैसे 6 के सब प्रथम 5 गुणज लिखिए। 6 के प्रथम 5 गुणज कैसे लिखेंगे? 6 इंटू 1 6, 6 इंटू 2 12, 6 इंटू 3 18, 6 इंटू 4 24 और 6 इंटू 5 30। तो ये 6 के गुणज होंगे। अब यहाँ पर जैसे यहाँ पर सबके गुणनखंड लिखना है, जैसे 24 का गुणनखंड लिखना है। 24 के गुणनखंड कैसे लिख सकते हैं? 24 के गुणनखंड लिख सकते हैं, 1 इंटू 24 आ जाएगा, 2 इंटू 12 आ जाएगा क्योंकि 2 का भी भाग 24 में जा रहा है, 3 इंटू 8 आ जाएगा क्योंकि 3 का भी भाग 24 में जा रहा है, 4 इंटू 6 आ जाएगा क्योंकि 4 का भी भाग 24 में जा रहा है, 5 का यहाँ पर भाग नहीं जा रहा है, फिर 6 का भाग जाएगा, 6 इंटू 4। तो यहाँ पर हम देखें 4 इंटू 6 और 6 इंटू 4 रिपीट हो गया है, तो इन पर हम रुक जाते हैं। अब देखिए तो 24 के गुणनखंड कैसे हो जाएंगे?
इनको ये गुणनखंड हो सकते हैं 1 2 3 4, और फिर इस तरह से लिख लेते हैं हम इन संख्याओं को 8 12 और 24। तो 8 12 और 24, जैसे 23 ले लेते हैं। 23 के गुणनखंड क्या हो सकते हैं? तो 23 में पहले तो 1 का भाग जा सकता है, यानी कि 1 इंटू 23 होगा। फिर 2 का नहीं जाएगा, 3 का नहीं जाएगा, फिर डायरेक्ट 23 में इसमें किसका भाग जाएगा? 23 का भाग जाएगा। तो 23 इंटू 1, तो ये यहाँ पर रिपीट हो गया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सिर्फ इसका 23 का गुणनखंड क्या हो सकता है? एक तो 1 हो सकता है और एक 23 ही हो सकता है। एक और संख्या ले लेते हैं, मान लीजिए 27 ले लेते हैं। 27 को कैसे सॉल्व करेंगे? 27 में 1 का भाग जा सकता है, तो 1 इंटू 27, 2 का नहीं जाएगा, 3 का भाग जा सकता है 3 इंटू 9, फिर 4 का नहीं जाएगा, 5 का नहीं जाएगा, 6 का नहीं जाएगा, 7 का नहीं जाएगा, ना ही 8 का जाएगा, फिर 9 का जाएगा, 9 इंटू 3। तो यानी ये रिपीट हो गया है, तो इसको हम नहीं लिखेंगे। तो गुणनखंड कौन कौन से होंगे इसके? 1 3, यानी इन दोनों को लिख लेंगे यहाँ पर 1 और 3, और 9 और 27, और 9 और 27, तो ये 4 गुणनखंड हो जाएंगे। इस तरीके से सभी गुणनखंड हम निकाल सकते हैं। अब कुछ संख्याओं का प्रथम 5 गुणज हमें निकालना है। कौन कौन संख्या दे रखी है? जैसे 8 का प्रथम 5 गुणज निकालना है। कैसे निकालेंगे? 8 इंटू 1 पहला गुणनखंड हो गया, गुणज हो गया। 8 इंटू 2 दूसरा हो गया 16। 8 इंटू 3 24 तीसरा हो गया। 8 इंटू 4 32 चौथा हो गया। और 8 इंटू 5 कितना हो गया? 40। तो ये 5 गुणज हैं, यहाँ पर 8 के हो गए हैं। तो इस तरीके से गुणज निकाल सकते हैं। अब हमें क्या करना है, स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलाना है। जैसे 35 है, 35 के गुणज कौन से हो सकते हैं? तो 35 है वो किसका गुणज है? 35 में 7 का भाग सकता है, तो 7 का गुणज है। 15 किसका गुणज है? 15 में किसका भाग सकता है? यानी 15 किसका गुणनखंड है? तो 15 गुणनखंड किसका है? यहाँ पर 30 में भाग जा सकता है, तो 15 30 का गुणनखंड है। 16 की बात करें, 16 किसका गुणज है? 8 का भाग जा सकता है, तो 16 8 का गुणज है। 20 की बात करें, 20 किसका गुणनखंड है? खुद 20 का ही गुणनखंड है। और 25 किसका गुणनखंड है? 50 का गुणनखंड है। तो इस तरीके से इसको मिलाना है। 9 के सभी गुणज ज्ञात करने हैं, 100 से कम है, यानी 100 से कम होनी चाहिए। 9 के सभी गुणज ज्ञात करने हैं। तो 9 के सभी गुणज क्या हो सकेंगे? 9 इंटू 1 9, यानी 9 का पूरा पहाड़ आ जाएगा। 9 18 27 36 45 54 63 72 81 और 90। और एक और संख्या आ जाएगी, वो 99 आ जाएगी। 99 भी 9 का भाग चला जाता है। तो ये सारे क्या हैं? 9 के सभी गुणज हैं। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या और भाज्य संख्याओं की। अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है? जैसे हमारे पास में जो संख्या है वो 1 से लेकर के सारी संख्याएं यहाँ पर दी गई हैं। गुणनखंड 1 का गुणनखंड 1 ही हो सकता है, गुणनखंडों की संख्या 1। 1 का 2 का गुणनखंड 1 और 2 हो सकता है, गुणनखंडों की संख्या 2। 1 3 का गुणनखंड 1 और 3 हो सकता है, गुणनखंडों की संख्या 2। इसी तरीके से 4 हो सकता है, 4 का गुणनखंड क्या हो सकता है? 1 2 4, गुणनखंडों की संख्या कितनी है? यहाँ पर 3 है। तो यहाँ पर इनको चेक कर लेते हैं, कितने तक? 12 तक हमने चेक कर लिया है। और गुणनखंडों की संख्या यहाँ पर लिख ली है कि गुणनखंडों की संख्या 6 के लिए हम देखें, 6 के गुणनखंड होते हैं 1 2 3 और 6। तो ये कितने नंबर हो गए? 4 हो गए। 1 2 3 और 4, तो 4 यहाँ पर गुणनखंडों की संख्या होगी। तो इस तरीके से इन संख्याओं को हम लिख लेंगे। अब क्या करना है, कुछ संख्याएं जैसे कि 2 3 5 7 11 ऐसी हैं जिनके ठीक 2 गुणनखंड हैं। एक तो एक होता है, एक समखंड होता है। तो ये संख्याएं हमारी अभाज्य संख्याएं कहलाती हैं, यानी प्राइम नंबर कहलाती हैं। कौन सी संख्या अभाज्य संख्या कहलाएंगी? ऐसी संख्याएं या वे संख्याएं जिनके गुणनखंड या तो एक हो या स्वयं वे संख्या हो, अभाज्य संख्या कहलाती है। जिनमें या तो खुद का भाग जा सकता है या फिर एक का भाग जा सकता है, उन्हें हम कहते हैं अभाज्य संख्या। अब एक की बात करें, एक न तो अभाज्य संख्या है न ही भाज्य संख्या है। तो हमें ये ध्यान रखना है कि एक ना तो अभाज्य संख्या है ना ही भाज्य संख्या है। कुछ संख्याएं हमारे पास में जैसे कि 4 6 8 9 10, ये ऐसी हैं जो 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हैं इनके। तो ये संख्याएं क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी, यानी कि कंपोजिट नंबर कहलाते हैं। तो वे संख्याएं जिनमें 2 या 2 से अधिक संख्याएं हमारी कहलाती हैं। अब हम देखें 15। 15 क्या है? एक भाज्य संख्या है। 18 हो सकते हैं, 18 भी भाज्य संख्या है और 25 भी हमारी भाज्य संख्या है। तो यहाँ पर 1 से 100 तक की गिनती में हमें ये पता करना है कि कौन सी भाज्य संख्या है, कौन सी अभाज्य संख्या है। जैसे हम जो संख्याएं हैं बाकी संख्याओं को काट देंगे, जो भाज्य संख्या है उनको हम घेरा बना लेंगे। जैसे कि 4 6 8 को हमने काट दिया है यहाँ पर, जैसे कि क्या काट दिया है? 4 को, 6 को और 8 को हमने काट दिया है। तो ऐसी संख्याओं को काटकर हम, जैसे मान लो इसमें हमें क्या करना है, 10 के लिए भाज्य संख्या अभाज्य संख्या हमें निकालनी है। तो इसमें अभाज्य संख्या सिर्फ लिख रहे हैं। अभाज्य संख्या 2 अभाज्य संख्या है, 3 अभाज्य संख्या है,
5 अभाज्य संख्या है क्योंकि 5 में खुद का भाग जा सकता है। 7 अभाज्य संख्या है, 7 के बाद में 11 अभाज्य संख्या है, 13 है, 17 है, 19 है, 23 है और इधर अभाज्य संख्या है, 79 अभाज्य संख्या है, 97 अभाज्य संख्या है, 83 है, 73 है। ये संख्या क्या है? जैसे 53 है, 43 है। इन संख्याओं में या तो खुद का भाग जा सकता है या फिर एक का भाग जा सकता है और एक 69 है। तो ये 1 से 100 तक की अभाज्य संख्याएं होंगी। बाकी संख्या हमारी क्या कहलाएंगी? भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। तो हमें यहाँ पर ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? जैसे 2 इंटू 3+1 ये क्या है? 7 है, एक अभाज्य संख्या है। इसके 3 गुणनखंड यहाँ पर हो सकते हैं। जैसे 2 इंटू 3+1 क्या है? 7 है। यहाँ 2 के एक गुणज में एक जोड़ दे करके एक अभाज्य संख्या प्राप्त की गई है। तो इस तरीके से हम कुछ अभाज्य संख्या लिख सकते हैं जिनको मिला करके अभाज्य संख्या हमें मिलती है। जैसे 7 की तरह हमें और अभाज्य संख्या कौन सी मिलती है? तो जैसे 2 इंटू 3+1 किया है तो 7 मिलती है। इस तरीके से और कौन सी संख्या है जो हमें मिलती है? जैसे 4 पंजे 20, 20+1 करते हैं 21 मिलता है। 21 यहाँ पर अभाज्य संख्या नहीं है। जैसे 40 की बात करते हैं, तो 40 की बात करते हैं, ये क्या होगा? 40 41 है। 41 कैसे मिल सकता है? 8 इंटू 5+1 से 41 मिल सकता है। एक हम यहाँ बात कर सकते हैं किसकी? 7 इंटू 6+1 यानी 7 इंटू 6+1, ये क्या मिलेगा? अभाज्य संख्या है। 9 चौक 36+1 हो जाएगा हमारा। तो 2 इंटू 3+1, 3 इंटू 4+1, 3 इंटू 4+1 से हमें क्या मिल रहा है? 13 मिल रहा है। और 13 हमारी क्या है? अभाज्य संख्या है। इसी तरीके से 4 इंटू 5+1 से हमारा 21 मिल रहा है। 21 अभाज्य संख्या नहीं है। 5 इंटू 6+1 से क्या मिल रहा है? 31 मिल रहा है। 31 हमारी अभाज्य संख्या है। यानी 5 इंटू 6+1 भी लिख सकते हैं हम एक संख्या ऐसी। नेक्स्ट हम देखें यहाँ पर कि अगली बिना कटी संख्या 5 है और 5 पर घेरा लगा सकते हैं। इसके अलावा हम क्या करते हैं? सभी गुणजों को काट देंगे जो भी हमारी अभाज्य संख्या है। जैसे 15 की छोटी 15 से छोटी अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी है? तो अभाज्य संख्याओं की बात करें तो अभाज्य संख्या हमारी दो ही अभाज्य संख्या है। क्या है? दो अभाज्य संख्या है, क्योंकि दो में एक तो खुद का भाग जा सकता है और एक दो का भाग जाता है और एक का भाग जा सकता है। इसलिए दो को हम अभाज्य संख्या मानेंगे, भाज्य संख्या नहीं मानेंगे। तो यहाँ पर हम देखें 15 छोटी। नेक्स्ट हम देखें सम और विषम संख्या। सम संख्या क्या होती है? ऐसी संख्याएं जिनमें दो का भाग जाता हो उन्हें हम कहते हैं सम संख्याएं। जिसमें सम संख्याओं में क्या जाएगा? दो का भाग पूरा पूरा जाएगा। विषम संख्याओं में क्या होगा? दो का भाग नहीं जाएगा, वो हमारी विषम संख्याएं कहलाती हैं। यानी सम संख्याएं इवन। अब हम बाकी बात करें कि इसकी जांच कैसे कर सकते हैं। यहाँ पर आसानी से हम ये जांच कर सकते हैं कि एक 2 या 3 अंकों वाली संख्या है, सम संख्या है या नहीं है। ये हम कैसे पता करेंगे? तो ये हम पता कर सकते हैं अंत के अंकड़ से। जैसे कि 2, 8, 7, 6, 5, 4। ये संख्या हमें पता करनी है कि ये सम संख्या है या विषम संख्या है। तो हमें सिर्फ लास्ट का अक्षर देखना है। लास्ट का अक्षर अगर 2 से विभाजित हो रहा है इसका मतलब सम संख्या है। लास्ट का अक्षर 2 से विभाजित नहीं हो रहा है इसका मतलब विषम संख्या है। जैसे हम बात करें 350, 350 है, ये क्या है? सम संख्या। कैसे पता चला? कि लास्ट का अंक है 0, 0 2 से विभाजित हो सकती है, क्योंकि 2 से विभाजित होने वाली संख्याओं में लास्ट का अंक क्या आ सकता है? 0, 2, 4, 6 और 8 ये आएगा। या अगर ये अंक किसी भी संख्या के लास्ट में दे रखे हैं तो वो होगी हमारी सम संख्या। बाकी सारी संख्याएं विषम संख्या होंगी। जैसे कि 8231 है, ये क्या है? विषम संख्या, क्योंकि लास्ट का अंक इनमें से नहीं है। 2, 4, 6, 8 0 में से नहीं है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि दो सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जो कि एक सम संख्या भी है। तो ऐसी संख्या हमें बताना है कि जो सम संख्या हो और अभाज्य संख्या भी हो और सबसे छोटी हो, तो वो क्या होगी? 2 होगी। 2 के अतिरिक्त अभाज्य संख्या 3, 5, 7, 11 है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? विषम संख्याएं होती हैं। अब जैसे प्रश्नावली ये देखें 3.2, इसमें क्या बताना है? बताइए कि किन दो संख्याओं का योग सम होता है या विषम होता है यदि वे दोनों विषम संख्याएं हो। विषम संख्या हम ले लेते हैं जैसे कि 3 और
5 दोनों विषम संख्या हैं, दोनों को जोड़ते हैं तो हमें सम संख्या मिल जाती है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि विषम संख्याओं को जोड़ते हैं तो हमें विषम संख्या यहाँ पर नहीं मिलती है, क्या मिलती है? सम संख्या मिलती है। विषम संख्याओं को जोड़ेंगे तो सम संख्या मिलेगी। अब सम संख्याओं को जोड़ते हैं, सम संख्या में हम दो एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 2 और 4, 2 और 4 को जोड़ते हैं तो क्या मिलता है? 6। तो सम संख्याओं को वो जोड़ते हैं तो हमें सम संख्या ही मिलती है, जैसे कि 8 और 10 को जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 18 सम संख्या मिलेगी। तो जब भी सम संख्याओं को जोड़ा जाएगा तो समी संख्या मिलेगी, और जब विषम संख्याओं को जोड़ा जाता है तब भी सम संख्या ही हमें मिलती है। जैसे हम बात करें यहाँ पर 7 और 9, 7 और 9 विषम संख्या है, दोनों जोड़ोगे तो कितना आएगा? 16 सम संख्या मिलेगी। अब हमें यहाँ पर इनके आंसर बताने सत्य या असत्य है। 3 विषम संख्याओं का योग सम संख्या होता है, तो 3 विषम संख्याओं का योग सम संख्या कभी नहीं होता है। 3 15 विषम संख्या नहीं है, तो ये क्या है? गलत है, यानी कि ये रॉन्ग है, असत्य वचन है। दूसरा हम देखें, दो विषम संख्याएं और एक सम संख्या का योग सम संख्या होता है। तो दो विषम संख्या हमने ले ली 3 और 5, इनका योग कितना आ रहा है? 8, और दो विषम संख्याओं में एक सम संख्या जोड़ते हैं। अब इसमें एक कोई भी सम संख्या जोड़ेंगे तो क्या आएगा? आंसर सम संख्या ही आएगा, जैसे 10 आ रहा है, तो ये यहाँ पर सही है। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल विषम होता है। 3 विषम संख्याओं का गुणनफल हम निकाल लेते हैं, जैसे 3 × 5 × 7 3 विषम संख्या है, इनका गुणनफल विषम आ रहा है कि सम आ रहा है? जैसे 7 × 5 35, 35 × 3 105, यानी कि विषम संख्या ही आ रहा है, ये बात सही है। यदि किसी सम संख्या को 2 से भाग दिया जाए तो भागफल सदैव विषम प्राप्त होता है। जैसे मान लो 6 में अगर 2 का भाग देते हैं, सम संख्या है, 2 का भाग दिया, कितना मिलता है हमें? 3, तो विषम मिल रहा है, इसका मतलब ये सही है। लेकिन यहाँ पर क्या शब्द रखा है? सदैव। सदैव मतलब कि हम मान लेते हैं कि 20 में अगर 2 का भाग देते हैं, क्योंकि सम संख्या है, 20 में 2 का भाग देते हैं तो 10 मिलता है, ये क्या है? सम संख्या। तो ये सदैव शब्द है, ये गलत है, सदैव नहीं मिलता। अब यहाँ पर सदैव नहीं मिलता, इसका मतलब ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। सभी अभाज्य संख्याएं हैं विषम संख्या होती है, तो ये गलत है। सभी अभाज्य संख्या विषम संख्या नहीं होती है, क्योंकि 2 एक अभाज्य संख्या है लेकिन वो सम संख्या है, तो ये गलत स्टेटमेंट है। नेक्स्ट हम देखें, अभाज्य संख्याओं के कोई गुणनखंड होते हैं क्या? दो अभाज्य संख्याओं का योग सदैव सम संख्या, एक हमने 7 ले ली, इनको जब जोड़ते हैं तो हमें क्या मिल रहा है? 10। तो ये यहाँ पर दे रखा है सदैव, सदैव को हम चेक करते हैं कि सदैव है या नहीं है। जैसे एक और संख्या ले लेते हैं हम 11, 11 अभाज्य संख्या है, और एक 17 ले लेते हैं, जब इनको जोड़ते हैं तो कितना मिल रहा है हमें? 28, यानी कि सदैव यहाँ पर सम होता है, तो ये बात सही है। केवल दो ही एक सम अभाज्य संख्या है, ये बात भी सही है। दो ही एक ऐसी संख्या है जो अभाज्य संख्या है और सबसे छोटी भी है। सभी सम संख्याएं भाज्य संख्याएं होती हैं, तो ये जरूरी नहीं है कि सभी सम संख्याएं भाज्य संख्या होती हैं। दो के अलावा सभी सम संख्याएं अभाज्य होती है, यानी कि भाज्य होती हैं। दो यहाँ पर क्या है? एक अभाज्य संख्या है, तो ये यहाँ पर गलत स्टेटमेंट है। दो सम संख्याओं का गुणनफल सदैव सम होता है, तो दो सम संख्याओं का गुणनफल हम करते हैं, जैसे कि 2 × 4 किया तो हमें क्या मिलेगा? 8। इसी तरीके से 8 × 16 किया, या फिर हम करते हैं 8 × 4 किया, तो बात भी है। अब देखें, जैसे कि 13 और 31 क्या है? अभाज्य संख्या है। इन दोनों संख्याओं में दो अंक 1 और 3 है, तो ये दोनों अभाज्य संख्या हैं, और दो अंक कौन कौन से हैं? 1 और 3 है, तो ये यहाँ पर सही है। अब यहाँ पर देखें, 100 तक की संख्याओं में ऐसे अन्य सभी युग्म हमें पता करने हैं कि ऐसे कौन कौन से युग्म हैं। 1 और 3 की तरह कौन कौन से युग्म हैं। 1 और 3 की जगह हम बात करें, जैसे 17 है, 17 का क्या होगा उल्टा? 71। 71 में भाग जा सकता है, यानी 71 अभाज्य संख्या नहीं है। हम अभाज्य संख्याओं की बात करें, जैसे 41 है, 41 का उल्टा क्या होगा? 14, तो ये अभाज्य संख्या नहीं है। 43 की बात करें, 43 का उल्टा क्या होगा? 34, तो ये भी यहाँ पर नहीं है। तो 100 तक हमें ऐसी संख्याएं हमें निकालनी है जिनका हम उल्टा करने पर वो अभाज्य संख्या दोनों हमें मिलनी चाहिए। जैसे 17, 17 नहीं है, 21, यानी अभाज्य अभाज्य संख्याएं हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर अभाज्य संख्याएं हम देखें कौन कौन सी ऐसी संख्याएं हमें मिलेंगी। जैसे 31 है और 13 है, दोनों क्या है? अभाज्य संख्या है, जैसे यहाँ पर ये दिया हुआ है 31 और 13 का। अब हम देखें कि एक अभाज्य संख्या होती है हमारे पास में 53, तो 53 का उल्टा क्या होगा? 35, तो ये अभाज्य संख्या का खंड नहीं है।
तो 100 तक के ऐसी, फिर 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्याएं और भाज्य संख्या हमें अलग अलग करनी है। तो 20 से छोटी सभी अभाज्य संख्या हम निकलेंगे, तो सबसे पहले हम लिखेंगे अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, 2, 3 और 7, 11 और 13 और 17, ये क्या है, अभाज्य संख्या है। भाज्य संख्याओं की बात करें तो भाज्य में आ जाएगी हमारी 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, ये सभी भाज्य संख्या में आ जाएंगे। इसी तरीके से 1 से 10 के बीच में सभी सबसे बड़ी अभाज्य संख्या हमें बतानी है। सबसे बड़ी अभाज्य संख्या निम्नलिखित में से दो विषम अभाज्य संख्याओं के योग के रूप में व्यक्त करना है। तो जैसे 44 है, 44 को कैसे हम विषम संख्याओं के योग के रूप में हम लिख सकते हैं। तो दो विषम संख्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं, 41 प्लस 3 लिख सकते हैं, इसको दोनों विषम संख्या है। 36 है, 36 को कैसे लिख सकते हैं, 31 प्लस 3 लिख सकते हैं, 31 प्लस 5 लिख सकते हैं, दोनों विषम संख्या है। तो इसको लिख सकते हैं 21 प्लस 3, और 18 को हम लिख सकते हैं क्या, 17 प्लस 1 भी लिख सकते हैं, दोनों क्या है यहाँ पर अभाज्य संख्या है। तो एक यहाँ पर न तो भाज्य संख्या है न अभाज्य संख्या है, तो एक के साथ हमें कभी नहीं लिखना है। तो ये 18 में 17 प्लस 1 गलत है, हमें क्या करना है, इसको 3 प्लस 15 लिखना होगा, दोनों अभाज्य संख्या है। अब हम देखें दो विषम अभाज्य संख्याएं हैं। तो विषम अभाज्य संख्याओं की बात करें यहाँ पर, जैसे 18 संख्या, अब ये 15 है, 15 भाज्य संख्या है, तो ये यहाँ पर 3 प्लस 15 गलत है, हमें 18 का विषम अभाज्य संख्या हमें लिखनी है। तो विषम अभाज्य संख्या क्या हो सकती है, एक तो 3 हो सकती है, 3 अभाज्य संख्या है, और 3 के अलावा यहाँ पर 15 लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यह 15 हमारी भाज्य संख्या है। इसलिए हमें यहाँ पर एक तो लिखना होगा क्या, 17, और एक लिखना होगा 7। 17 के बाद में एक आएगा, तो एक भी हम यहाँ पर नहीं लिख सकते हैं। तो इसका एक ऐसा खंड करना होगा, जैसे कि एक तो खंड करना होगा इसका 11 और एक खंड करना होगा इसका 7। तो 11 और 7 ये दोनों अभाज्य संख्या है, और दोनों को जोड़ेंगे तो हमारे 18 आ रहा है। तो इस तरीके से हमें इनका आंसर निकालना है। जैसे यहाँ पर 24 को 21 प्लस 3 लिखेंगे तो 21 प्लस 3 भी गलत है, क्योंकि 21 हमारी भाज्य संख्या है, हमें अभाज्य संख्या के रूप में हमें लिखना है। तो अभाज्य संख्या के रूप में हमें इसको कैसे लिख सकते हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 5 के साथ में इसको लिख सकते हैं 5 और 19, दोनों अभाज्य संख्या है, 5 और 19, तो ये हम लिख सकते हैं 24 को। इसी तरीके से 36 है, 36 को किस किस के साथ में लिख सकते हैं, एक के साथ में, 3 के साथ में हम लिखें तो 3 और 33, 33 भाज्य संख्या हो जाएगी, 3 के साथ नहीं लिख सकते। फिर 5 के साथ में हम लिखें 31 और 5, यहाँ पर हो सकता है, क्योंकि 31 भी अभाज्य संख्या है और 5 भी अभाज्य संख्या है, तो ये यहाँ पर 31। अब हम देखिए 3 युग्म लिखा 2 हो, तो अभाज्य संख्या ऐसी 3 युग्म लिखने जिनका अंतर 2 हो, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, अभाज्य युग्म हम इनको कहेंगे। तो कौन कौन सी अभाज्य युग्म है जिनका अंतर 2 है, जैसे 5 और 7 दोनों अभाज्य संख्या हैं, एक तो युग्म ही हो गया। एक हमारा हो गया 11 और 13 दोनों अभाज्य संख्या हैं, दोनों का अंतर 2 है, ये एक युग्म यहाँ पर ही हो गया। एक हो गया हमारा 17 और 19 दोनों अभाज्य संख्या हैं, और दोनों का अंतर 2 है, तो ये तीसरा युग्म हो गया। नेक्स्ट हम देखें निम्नलिखित में से कौन सी संख्याएं अभाज्य हैं, जैसे कि 23 है, अभाज्य संख्या है। 51 है, अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि इसमें 3 का भाग जा सकता है, क्योंकि 5 रेख जोड़ते हैं तो 6, और 6 में 3 का भाग जा सकता है। 37 है, ये अभाज्य संख्या है। 26 है, 26 सम संख्या है, इसमें 2 का भाग चला जाता है, और 13 का भी भाग चला जाता है, तो इसलिए ये क्या है, भाज्य संख्याएं लिखना है जिनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं हो। तो ऐसे हमें 7 क्रमांक संख्या लिखनी है, कोई भी यहाँ पर क्या नहीं आनी चाहिए, उनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं आनी चाहिए। जैसे एक एक तो अभाज्य अभाज्य कुछ है ही नहीं है, 3 से हम स्टार्ट करते हैं, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, और कितना हो जाएगा, 11 के बाद में 13 हो जाएगा। ये सभी क्या है, हमारी अभाज्य संख्याएं हैं, और इनके बीच में कोई भी अभाज्य संख्या नहीं हो। यानी कि भाज्य संख्याएं हमें लिखनी है 7 क्रमागत भाज्य संख्याएं, और अभाज्य संख्या नहीं होनी चाहिए। तो ये तो सारी हमने लिखी अभाज्य संख्या, तो ये तो गलत है, हमें लिखनी है सिर्फ भाज्य संख्याएं, और उनके बीच में कोई अभाज्य संख्या नहीं आनी चाहिए, यानी ऐसी कोई संख्या नहीं आनी चाहिए 3, 5, 7, 11, 13, 17, ऐसी कोई यहाँ पर बीच में संख्या नहीं आनी चाहिए। तो वो भाज्य संख्याएं हमें लिखनी है यहाँ पर। संख्याओं में से
प्रत्येक को तीन, तो तीन अवैध संख्याओं के रूप योग के रूप में कैसे व्यक्त कर सकते हैं? जैसे 21 है, 21 को किसके साथ में लिख सकते हैं? एक तो भाज्य अभाज्य कुछ है नहीं है, तो हमें इसको लिखना होगा 3 के साथ में। तो 3 के साथ में लिखेंगे तो 3 और ये कितना हो जाएगा 18। तो 18 यहाँ पर भाज्य संख्या हो जाएगी, तो 3 गलत है। हम इसको लिखते हैं 5 के साथ में, तो 5 के साथ में लिखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 के साथ में ये हो जाएगा 16, तो ये 16 भी गलत हो जाएगा क्योंकि 16 भाज्य संख्या हो जाएगी। फिर हम लिखते हैं इसको 7 के साथ में, 7 के साथ में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 7 के साथ में लिखेंगे तो यहाँ पर यानी 21 में से 7 घटा देते हैं, 21 में से 7 घटाएंगे कितना आएगा 14, ये भी गलत है। तो हम ये 14 को भी तोड़ देते हैं, या फिर हम 18 को भी तोड़ सकते हैं। 18 को कैसे तोड़ सकते हैं हम 11 और 7 में तोड़ सकते हैं, यानी कि 21 को हम क्या लिख सकते हैं 3 + 11 + 7। और यही हमसे पूछा है कि क्या पूछा है, प्रत्येक संख्या को 3 अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना है। तो यहाँ पर 21 को कैसे लिख सकते हैं हम 3 + 11 + 7। इसी तरीके से 31, 53 और 61 को हम लिखेंगे। नेक्स्ट हम देखें 20 से छोटी अभाज्य संख्याओं के ऐसे 5 अभाज्य संख्या, संख्या जैसे 20 है, 7 है, 11 है और 17 है और 19 है। इनका योग हमें लिखना है जो 5 से विभाजित हो। तो योग हम कैसे लिखें जो 5 से विभाजित हो? जैसे कि 5 से विभाजित कौन कौन से योग हो सकते हैं? जैसे 3 और 5 है, 8 आएगा, 5 का भाग नहीं जा सकता। 3 और 7 है, 10 में 5 का भाग जा सकता है, एक युग्म तो ये हो गया। पर 3 और 11 में हम देखें 14, इसमें नहीं जा सकता। 3 और 13 में नहीं जा सकता। 3 और 17 लिख सकते हैं, 3 और 17 कितना होता है 20, और 20 में 5 का भाग जा सकता है हमें। तो ऐसे हमें 5 युग्म लिखने हैं। एक तो यही दे रखा है 3 + 7, एक हो गया 3 + 17, एक 3 + 19 ये गलत होगा। फिर 5 के साथ में हम कंसीडर करेंगे, 5 और 7 नहीं होगा, 5 और 11 16 होगा, 5 और 13 18 होगा, 5 और 17 22 होगा, 5 और 19 नहीं होगा। फिर 7 के साथ में देखते हैं, 7 और 5 12 होगा, 7 और 11 18, 7 और 13 20 होगा, तो एक का पेयर ये हो गया। 7 और 17 यहाँ पर कितना होगा 24 होगा, ये भी नहीं होगा। 7 और 19 को बात करें, 7 और 19 26 होगा, तो ये भी नहीं होगा। फिर 11 के साथ में हम देख लेते हैं, 11 और 13 कितना होगा 24, 11 और 17 कितना होगा 28, 11 और 19 तो 11 और 19 हो सकता है। 11 और 19 कितना होता है 30 होगा, और 30 में 5 का भाग जा सकता है, जो 5 से, जैसे कि 11 के साथ में हो गया। फिर हम 17 के साथ में हम देख लेते हैं, 19 के साथ में हम देख लेते हैं, 19 और 11 हो जाएगा। एक तो 19 + 11 हो जाएगा डिवाइड बाई 5, एक 17 + 3 हो जाएगा डिवाइड बाई 5। तो ऐसे 5 युग्म बन जाएंगे। अब हमें देखना है रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। कैसे? वह संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो, कौन सी संख्या हो सकती है? ऐसी संख्या जिसके केवल 2 गुणनखंड हो वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। वह संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो, क्या संख्या कहलाती है? वो भाज्य संख्या कहलाती है। एक न तो अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है? 2 है। और सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या है? सबसे छोटी भाज्य संख्या की बात करें तो एक हमारी भाज्य है ना अभाज्य है, 2 हमारी अभाज्य है, 3 हमारी अभाज्य है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी? 4। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होगी यहाँ पर? 4। सबसे छोटी सम संख्या क्या है? तो सबसे छोटी सम संख्या 2 है, जो कि अभाज्य भी है।